हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाले एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल जीएस वाला में मैं सत्येंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, प्रयास करता हूं और प्रे करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने लेक्चर को आगे ले जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा। अगर आप सुपर टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप सुपर टेट के साथ साथ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या पीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लेखपाल हो गया, सिपाही भर्ती हो गई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस पीएससी के द्वारा जो लोअर पीसीएस होता है, आरओ एआरओ होता है, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम को, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रीलिम एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि सभी के इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन पॉइंट्सों को, प्रीवियस क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इस 1 घंटे के लेक्चर में आज हम लोग मौर्य वंश के पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इस 1 घंटे में हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन मौर्य वंश के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 20-25 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप थ्योरी को ध्यान से सुनेंगे तो लगभग आप 40 क्वेश्चन आज प्राप्त करके जाएंगे। तो इसी क्रम में हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जीएस वाला परिवार में सभी का स्वागत है। आइए, कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हो कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला कनिष्क है, दूसरा आपका हर्षवर्धन है, सी आपका चंद्रगुप्त मौर्य है और डी आपका समुद्रगुप्त है। बचा 2 सेकंड, 5 सेकंड में आपको दूंगा और इसका तुरंत से आप आंसर दे दीजिएगा। दे दिया आप लोगों ने आंसर, बिल्कुल सही। बचा जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी दिया है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको व्याख्या आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चा, भारत में सबसे पहले अखंड भारत या एकीकृत भारत, जिसकी सीमाएं ब्रह्मपुत्र आसाम से गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत, अखंड भारत को एक यूनिट कर दिया और एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और प्रथम बृहत भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, वो स्थापित करने वाला था मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी हम बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय अखंड साम्राज्य स्थापित किया गया था। और किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य की सहायता से, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? चंद्रगुप्त थे फाउंडर, लेकिन किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य की सहायता से। और आचार्य चाणक्य को 2 अन्य उपनाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। और यही चाणक्य ने, इसी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी सिंपल सा फंडा देखिए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य आए तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा। इतिहास की कहानी पे अगर पन्ने पलटोगे ना, तो जब मगध पर हर्यक वंश की शुरुआत हुई, मगध पर प्रथम वंश आया था हर्यक वंश, बिंबिसार के द्वारा, जिसका बेटा, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन। और जब आपका हर्यक वंश हट गया मगध से, उसके बाद आप देखोगे शिशुनाग वंश आया और उसके बाद आया नंद वंश, महापदम नंद, घनानंद। याद कीजिए, नंद वंश बहुत क्रूर हुआ करता था। घनानंद बहुत खतरनाक, बिल्कुल एक अय्याश टाइप का राजा हुआ करता था, नंद वंश का राजा। और नंद वंश ने क्या किया कि एक दिन ब्राह्मणों को भोज पर बुलाया था, यानी कि ब्राह्मणों को खाने पर बुलाया था। और खुद घनानंद जो था ना, महल में नृत्य देख रहा था, अल्कोहल पी रहा था, कुल मिला के अय्याश राजा था। और वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर ध्यान नहीं दे रहा था। और उत्तर पश्चिम सीमा पाकिस्तान, गांधार होते हुए, ईरान होते हुए वहाँ से प्रवेश कर रहा था आपका सेल्यूकस निकेटर।
और सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका सेनापति था? अलेक्जेंडर दी ग्रेट का, सिकंदर महान का। यानी कि सीमाओं पे दिक्कत चल रही थी उत्तर पश्चिम सीमा पर। अब जब ब्राह्मणों का भोज हुआ घनानंद के द्वारा, जो कि नंद वंश से था, तो उस ब्राह्मण भोज में आपके आचार्य चाणक्य भी आए। अब आचार्य चाणक्य आए, सब लोग उठ गए उनको देखते ही, क्योंकि आचार्य चाणक्य का कद बहुत बड़ा था आपका। अब होता क्या है कि आचार्य चाणक्य ने भोजन ग्रहण करने से पहले घनानंद को अपने प्रदेश या भारत की समस्याएं गिनाना चालू करी और कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप उस सीमा पर ध्यान से देखिए कि हमारे ऊपर शत्रु आक्रमण करने वाला है और आप इस तरह इस अय्यासी में लीन हैं, आप जनता का शोषण कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। इतने में उसका घनानंद का दिमाग खराब हो गया आपका। अब घनानंद को गुस्सा है, उसने आचार्य चाणक्य को धक्का दे दिया और धक्का दिया तो उनकी जो चोटी हुआ करती थी चाणक्य कौटिल्य की, वो खुल गई। उनका आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने बोला कि एक ऐसा राजा अखंड भारत पर कैसे राज्य कर सकता है जो खुद ही अपने आप में नियंत्रण में नहीं है और जनता परेशान है जिससे। तो उसी दिन उन्होंने उनके भवन में आचार्य चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं अब एक ऐसे राजा को स्थापित करूंगा अखंड भारत में जो पूरे भारत को एक करके राज्य एक करके लेकर चल सके। अब आचार्य चाणक्य उस महल से निकल गए, घूम रहे थे, रास्ते में उनको एक सूरवीर छोटा बालक दिखाई देता है जिसका नाम था चंदू। चंदू पे नजर पकड़ ली, उसने चंदू को बना दिया चंद्रगुप्त। माँ का नाम चंदू की था मूरा, और मूरा को कर दिया मौर्य। तो यहां से शुरुआत हो गई चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें कुछ काल्पनिक चीजें भी हैं, वह सिर्फ कहानी के माध्यम से हम लोग सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां से चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन कौन रहा होगा? सेल्यूकस निकेटर, ध्यान रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर जो था ना, वो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। और सेल्यूकस निकेटर ने तो घुटने टेक दिए थे और अपनी बेटी, जिसको इतिहास में हेलेना के नाम से भी जानते हैं, बताया गया है, तो वो हेलेना को शादी करना पड़ गई थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य से। ये इतिहास हमें बताता है थोड़ा बहुत। इतनी बात हो गई, तो ये हो गया। अब देखिए बच्चों, आपने आंसर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इन तीन को भी ध्यान में रखो कि इन तीन से संबंधित अगर कोई चीज आ जाए तो आप कर सको। भाई समुद्रगुप्त, ये तो गुप्त वंश से संबंधित है, जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, सिक्कों पर गुप्त वंश में जितने भी सिक्के मिले हैं, आप ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, गुप्त वंश में जितने भी सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा प्रदर्शित करते हुए बताया गया है। यानी कि समुद्रगुप्त म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन था, यानी कि संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, क्योंकि सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए देखा गया। और हरिसेन नामक कवि, ध्यान रखिएगा, हरिसेन नामक कवि इनके दरबार में रहा करता था। और इनकी संगीत वीणा बजाने की जानकारी प्रयागराज के प्रशस्ति स्तंभ से देखने को मिलती है, प्रशस्ति स्तंभ से देखने को मिलती है। और यही स्तंभ जो होता है ना, आपकी अशोक के बारे में भी जानकारी देगा, ठीक है। इतनी बात, तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी आपको दी समुद्रगुप्त के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। और भैया हर्षवर्धन पे तो अभी आई नहीं है ना। हर्षवर्धन जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, और जिसके काल में याद कीजिए कि 2 महासम्मेलन हुए थे, करेंगे हम लोग चर्चा। और कनिष्क आप जानते ही हैं, जिसके समय आपने देखा होगा कि सिक्कों की बरसात हम लोग सिक्के चलने लगे थे, बहुत शुद्ध प्योर सिक्के हम लोग देखते हैं। तो इतनी थोड़ी सी जनरल हम लोगों ने बात करी, और पहले का आंसर तो आपको प्राप्त हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चा, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। ऑफ कोर्स कोई डाउट ही नहीं है, सबसे पहले बेटा जो वंश आया था वो आपका मौर्य वंश था। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वंश जो है वो मौर्य वंश है। बाकी तो आपके बाद में आएंगे। वर्धन यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन की बात करी थी, ये उसी वर्धन से जुड़ा हुआ है। और कुषाण आप जानते ही हो,
जो मध्य एशियाई होते हुए घूमते कनिष्क वनिष्क जो लोग आए थे आपके, उनकी बात कर रहा है। और ये गुप्त आप जानते हो ये टोटली भारतीय हैं आपके। तो सबसे पुराना राजवंश कोई है तो वो मौर्य वंश है। और बाद में धीरे धीरे करके ये अन्य वंश हम लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि दूसरे का आंसर आपका मौर्य वंश है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जो कालांतर में चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपना लेगा जब ये सब कुछ छोड़कर दक्षिण भारत में प्रवेश करता है और जैन धर्म को अपनाएगा। और संलेखना प्रथा के तहत, ध्यान रखिएगा, संलेखना प्रथा इसने प्रमोट करी है। किसने? संलेखना, जैनों से संबंधित एक प्रथा है। इस प्रथा को प्रमोट करने का काम भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और इसने कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और बाद में ये दक्षिण भारत चला गया था। इतनी बात हो गई। आपको श्वेतांबर और दिगंबर की भी स्टोरी में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का क्या कहानी है, वो आएगा थोड़ी देर बाद। चलिए अभी इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जिसके ग्रह में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, अश्वघोष, विशाखादत्त। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। वो ये बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से, विशिष्ट यानी कि स्पेशली मेंशन किया गया है, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, वो ग्रंथ की बात कर रहा है वो। वैसे तो मैं आपसे बोलूं, मौर्य वंश की जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता ही है, लेकिन स्पेशली मेंशन कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कोई अगर डॉक्यूमेंट या ग्रंथ है जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस याद करिए, ये विशाखादत्त कृत आपका मुद्रा राक्षस है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट जानकारी देता है। और इसमें यह भी बताया गया कि ये नंदराज के पुत्र थे, ये नंदराज के पुत्र हैं। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का बेटा बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। तीसरे का आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई स्पेशल ग्रंथ किसी व्यक्ति के द्वारा है जो स्पेशली फोकस है चंद्रगुप्त मौर्य पे, तो विशाखादत्त के द्वारा आपका मुद्रा राक्षस में इनकी स्पेशली जानकारी मिलती है। उम्मीद करता हूं ये आपने कर लिया होगा। देखो अश्वघोष कौन थे आगे आएगा, कनिष्क के टाइम पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। जैसे बोलते थे ना, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग का अर्थ सोना नहीं, सोना नहीं, वो वह युग था, वह स्वर्ण युग था, सोने के मामले में नहीं। वो उस मामले में बोला गया है कि भारत बहुत रिच था हर क्षेत्र के मामले में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे साहित्य हो, चाहे वास्तुकार के क्षेत्र में हो, चाहे संपन्न जो होता है ना कि हमें किसी चीज की किसी अन्य चीज पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी तरीके से संपन्न हैं हर चीज हर क्षेत्र में। उससे आपका बताया गया था आपका गोल्डन एज स्वर्ण युग। गुप्त काल आएगा तो हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, तीसरे का आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे का लगा देता हूं आपको, तीसरे का सी। चलिए अब देखिएगा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? भाई अभी कुछ साल पहले एक सीरियल आया था अशोका। अशोका में जस्टिन आप देखोगे, और जस्टिन जो था ना वो बिंदुसार का भाई बताया गया है। वो तो देखो काल्पनिकता सीरियल में बताते हैं, तो यहां पर आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, यूनानी लेखक था जस्टिन। और जस्टिन ने मौर्य वंश के किसी एक राजा को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी है। सेंड्रोकोटस यानी कि वीर आपका। और किससे जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था? तो ध्यान में रखिएगा, कहानी मौर्य वंश से संबंधित चल रही है तो ये मौर्य वंश को ही कहेगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है जस्टिन के द्वारा। और जस्टिन एक यूनानी लेखक है। ठीक है, इतनी बात है। और देखिएगा एग्जाम में चंद्रगुप्त से संबंधित बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, वो ज्यादातर अशोक तक होता। लेकिन तब भी आप ध्यान में रखिएगा कि
मौर्य वंश में जैन धर्म धारण करने वाला व्यक्ति कोई था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आखिरी दिनों में दक्षिण भारत चले गए थे और भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा शिक्षा भी प्राप्त करी। इतनी बात हो गई, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। और इन्हें इतिहास में मौर्य वंश में सेंड्रोकोटस की उपाधि भी दी गई है जस्टिन के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आप बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट इज फिर से रिपीट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है भाई ये क्वेश्चन। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि जस्टिन के द्वारा बताई गई है और ये वाकई में बोला गया है। इसकी पहचान करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम जोन्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी कमीशन आयोग में देखने को मिल सकता है कि जो सेंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को मिली थी उसकी पहचान अब मिली है तो कोई ना कोई स्रोत तो होना चाहिए ना, और वो स्रोत का माध्यम कोई है तो वो विलियम जोन्स बताया गया है कि विलियम जोन्स ने बताया है कि खुदाई वुदाई या जो भी आपको जानकारी मिली है तो वो स्पष्ट बता रहा है कि विलियम जोन्स कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो विलियम जोन्स ने ही पहचान करवाई। पांचवे का आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। इसी क्रम में कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए, मौर्य वंश जो है ना, इसमें काफी सारी कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप मौर्य वंश से पहले मगध वंश पढ़ोगे ना, और मगध पर जब हर्यक वंश की शुरुआत होगी, अब आप बोलोगे कहाँ पहुंच रहे, अरे बीच बीच में थोड़ा कुछ बात भी करना चाहिए ना। तो हर्यक वंश पहुंचोगे ना, तो जब बिंबिसार आएगा जो हर्यक वंश का संस्थापक है, और जानते ही हो हर्यक वंश पितृ हत्यारा वंश जानते हैं, पिता को ही मार देते थे बेटे। तो जो बिंबिसार की एक बहुत फेमस स्टोरी है डाकू उंगली माल के साथ चर्चा करेंगे हम लोग। डाकू उंगली माल का 36 का आंकड़ा था बिंबिसार के साथ, और बिंबिसार बहुत चिढ़ता था डाकू उंगली माल से, और उसने बिंबिसार ने डाकू उंगली माल को अपने प्रदेश से मगध से तड़ी पार कर दिया था। अब भाई तड़ी पार कर दिया था तो इसका बदला तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। किसके द्वारा? उंगली माल के द्वारा। पहले कुछ अन्य नाम रहा होगा, बाद में उंगली नाम पड़ा। अब उंगली माल को बहुत सताया बिंबिसार ने, तो उंगली माल ने भी कसम खा ली, जब तक मैं 1000 लोगों की उंगलियों को काट के उनसे बन के जो मेरी गले में जो माला ना पहना लूं तो मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। इसी कहानी में एंट्री होगी उंगली माल की माँ की, और इसी कहानी में एंट्री होगी आपकी किसकी? गौतम बुद्ध की। और जब गौतम बुद्ध की एंट्री होगी तब अलग मजा आएगा। करेंगे चर्चा, हम लोग करेंगे चर्चा, लेकिन अभी मुद्दे पर आते हैं। लेक्चर लेंथी हो जाता है ना, फिर भैया अपलोड कैसे करें ना, सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा समझिए, भावनाओं को, और हमारे चैनल पे बने रहिए कि धीरे धीरे प्रयास है। इस प्रयास को आप लोग जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 6 नंबर का, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? स्पष्ट ये पॉइंट आपको मेमोरी के रूप में देखने को रखना पड़ेगा कि जिस जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और जिसकी पहचान पे ठप्पा लगाने का काम विलियम जोन्स ने करा, वही जस्टिन जो होता है अपने ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का बहुत बेहतरीन तरीके से उल्लेख भी करता हुआ नजर आएगा। यानी कि 6 का आंसर आपका बिल्कुल और बिल्कुल बॉम्बे, आपका जस्टिन बिल्कुल सही है। जबकि आप डी ऑप्शन ध्यान से देखो बेटा, डी ऑप्शन ध्यान से देखोगे ना, तो डी जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, डी जो है वो मैगस्थनीज की बात कर रहा है। और भाई मैगस्थनीज याद कीजिए, सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर ना बोले हम लोग, सिकंदर की बात करें, सिकंदर का दूत एम्बेसडर बनकर मगध वंश में, मौर्य वंश में प्रवेश कराता राजदूत बनकर,
और इस मैगस्थनीज ने मौर्य वंश पर एक किताब लिखी थी इंडिका, और जो संपूर्ण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने का कार्य करती है। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी और ये आपका दूत बनकर मौर्य वंश में प्रवेश करा था सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर का। उम्मीद करता हूं कि डी ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी काम में आई होगी। प्लिनी स्ट्रेबो भी हम लोग देख लेंगे। अभी जो क्या होता है कि हम अपना ग्राफ जो होता है ना, हार्ड से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर बढ़ाते हैं। जैसे धीरे धीरे चीज़ें आपका लेवल बढ़ेगा ना, एकदम से हार्ड आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, घट जाता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते चले, धीरे चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यानी कि छठे का आंसर बॉम्बे मिल गया। अब हम लोग अगले पे आते हैं। चलिए भाई, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे भाई। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक के। भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो गुप्त वंश से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन तो गलत हो गया। राजा जनक के, अरे भाई कहां से ऑप्शन लिया है भाई, अयोध्या वाली बात ना करो। अशोक के नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि अशोक से परिचित थे, अशोक ने शिक्षा ली, लेकिन ये मुख्य रूप से इन्होंने सबसे ज्यादा जो समय देखा होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री, क्योंकि स्थापना ही मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम अमात्य या मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। आइए कौटिल्य के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। भाई कहां पर जन्म हुआ चाणक्य का, अभी तक किसी को सही नहीं पता, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, यानी कि दूसरा नाम विष्णुगुप्त, दूसरा नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, इतनी बात हो गई। हमें नहीं पता जन्म कहाँ हुआ, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये पाकिस्तान रावलपिंडी समझते हो ना, उस समय तो भारत का हिस्सा था पाकिस्तान रावलपिंडी। तो वहां पर ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक या प्रोफेसर हुआ करते थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य के बारे में कुछ स्टोरी, जब पैदा हुए ना, बताते हैं कि ये काल्पनिक कहानी की ये जैन संतों का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो कुछ सन्यासी लोग देखने आए, और कुछ सन्यासियों ने इनका दांत देख के बताया कि भाई ये तो राजा बनेगा, बहुत खतरनाक तरीका, अखंड वाला राजा। तो इनके माँ बाप तो भाई जैन थे, और जैन राजा महाराजा चीजें ऐसी चीजों पे विश्वास करते नहीं थे, साधारण जीवन व्यतीत करते थे, डर गए। तो इनके माँ बाप ने इनके दांत को उखाड़ दिया था, क्योंकि दांत की ऐसी विकृति थी, और उस समय जिस दांत की विकृति अजीब तरीके से होती थी, तो सन्यासी लोग उस दांत के आधार पर बताते थे कि ये क्या बनेगा। तो इनके बारे में बोला गया था अखंड, तो माँ बाप ने बोला कि इसके दांत को ही हटा देते हैं। ऐसी काल्पनिक कहानी देखने को बहुत मिलेंगी। ठीक है, अभी ये तो बहुत मुख्य नहीं है, लेकिन इनके बारे में ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और ये भी आपको पता हो कि भारत में सबसे पहले संविधान देने का काम इन्होंने ही करा था, और किस ग्रंथ के माध्यम से, तो वो था अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के नाम से जानते हो, जो भारत का प्रथम प्रथम वैसे तो मनुस्मृति में भी विधि के बारे में बताया, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा वैलिडिटी वाली बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र को। यानी कि, और ये अर्थशास्त्र जो आपकी जानकारी देगा वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति पर आधारित है, या राजनीति विज्ञान पर आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नाम आपको अर्थशास्त्र लग रहा होगा। अब अर्थशास्त्र का अर्थ क्या पूछा था ना, वो भी अभी चर्चा करने वाला हूं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आंसर लीजिए सातवें का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय नहीं, देवगुप्त बिल्कुल नहीं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तो हो गई नहीं, यानी कि सी ऑप्शन धड़ाके से लगाओ, विष्णुगुप्त। हो सकता था कौटिल्य बोल देता हो, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र वैसे ही फेमस है आपका, यानी कि आठवें का आंसर आप लोगों ने सी लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी सप्तांग मॉडल आएगा,
चलिए एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है यहाँ पर। चाणक्य का अन्य नाम भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त से तो आपको मुद्रा राक्षस का नाम याद आ जाएगा, और चाणक्य का अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त या कुटिल्य था आपका, यानी कि 90 का आंसर बॉम्बे आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। भाई लोग इतिहास में चाणक्य को समझ नहीं पाए, बहुत से लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना, तो उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने सप्तांग मॉडल के माध्यम से, सप्तांग यानी कि सात बातें उन्होंने ऐसी बताई हैं जिसे सप्तांग मॉडल बोला जाता है, और दिया किसने? आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने। कि हमारे अर्थशास्त्र में बताया हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छे होना चाहिए, हमारे मित्र अच्छे होना चाहिए, पड़ोसी मित्र, क्योंकि पड़ोसी ही मित्र खतरनाक हो जाए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा के मंत्री कितने होना चाहिए, और उस समय मंत्रियों को बोला जाता था अमात्य। और राजा जिस महल में रहता था उस दुर्ग की रक्षा करने वाले होना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी। और इतना बड़ा राजा है तो वो जो जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए काम करता है, उस राजा के पास कोष होना चाहिए। तो ऐसे 7 एलिमेंटों की बात करी है कि बेसिक बेसिक चीजें एक राजा को राज्य संभालने के लिए इन 7 बातों का सप्तांग मॉडल का पालन तो करना ही चाहिए। दिया किसने? चाणक्य ने। आंसर आपके मैंने बता ही दिया है, बी आपका सही है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे, चर्चाएं आपको मिलती जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बचा यूपी पीसीएस मेंस 2012, देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक। दूसरा है आत्मकथा। सी बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। डी बोल रहा है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। बिल्कुल बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। भाई कैसे शासन करना है, कैसे राजा शासन करेगा, कैसे उस राज्य की कर व्यवस्था होगी, किस तरीके से मंत्री कार्य करेंगे, मंत्रियों के कार्य करने के लिए विधि होगी, कैसे रज्जुक काम करेंगे। देखो रज्जुक बहुत फेमस रहा है, ध्यान रखना। रज्जुक रज्जुक जो होते थे ना, वो आपके अधिकारी हैं मौर्य वंश में, जिले की न्याय व्यवस्था और डीएम की तरह काम करते थे रज्जुक। यानी कि कुल मिला के रूल कैसे करना है, देश को चलाना कैसे है, उससे संबंधित एक पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का आपका ये एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा। यानी कि आंसर आप डी लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य एक बार अपने चेलों, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्हें चिंता सताई जा रही थी कि भाई की एक अखंड राजा होना चाहिए। और अखंड राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि नंद वंश को तो वो देख ही चुके थे, घनानंद किस टाइप का था। तो एक दिन वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सन्यासियों से कुछ बात बोली कि हमें एक शासन चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। उसी समय उन्होंने 7 सप्तांग मॉडल की बात करी, और उन्होंने उसी समय देश को चलाने के लिए एक संविधान बोला। और संविधान क्या? एक व्यवस्था, सिद्धांतों की, नियमों की। और उस सिद्धांत नियमों को उन्होंने अर्थशास्त्र का नाम दे दिया। अब लोगों ने, कुछ उनके चेलों ने बोला कि इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों? अब भाई चाणक्य है, नाम लिख दिया तो लिख दिया। अब देखो अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र है। अर्थ यानी कि पैसा। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। बात भी सही है, मनुष्य अपना जीवन चलाएगा, उसके लिए अर्थ तो चाहिए ना। मनुष्य जिस भूमि पर रहता है उस भूमि को भी क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये भूमि से ही इंसान अर्थ कमाता है। खेतीबाड़ी के माध्यम से भी समझ सकते हो आप लोग। यानी कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। इस जमीन युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस जमीन की रक्षा करने वाले प्रयास वाले सिस्टम या तंत्र को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। यानी कि एक बार और परिभाषित करता हूं,
मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य जिस भूमि पर रहता है उस भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को बचाने वाले, प्रयास करने वाले सिद्धांत को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी है किताबों में। ठीक है, अभी आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, पहले तो भाई सप्तांग सिद्धांत दिया किसने? चाणक्य ने। 7वां अंग का कौन सा है? भाई देखो, जनपद होना बहुत जरूरी है। जनपद में दुर्ग, यानी कि जहां पर हमारे बड़े बड़े लोग रहेंगे, मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, राजा रहेंगे। बिना कोष के तो कुछ हो नहीं सकता, फंड के राज्य चल ही नहीं सकता। चूंकि वो बोला 7वां अंग कौन सा है, तो भाई वो सप्तांग मॉडल बोलता है कि भाई हमारे मित्र सही होना चाहिए, पड़ोसी मित्र सही होना चाहिए। 7वां, अगर पड़ोसी मित्र सही नहीं है, उनसे हमारी शत्रुता हो गई तो वो हमें खा जाएंगे भाई। तो ध्यान रखिएगा, 7वां अंग आपका मित्र है। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिएगा, अब आता है 12वें नंबर का क्वेश्चन। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन। देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन सारी चीजों की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से जो डॉक्यूमेंट, जो ग्रंथ में जो मुख्य जो बातें हैं वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। कि कैसे राजा राज्य करना चाहिए, कैसी विधियां होती हैं कि कैसे राजा शासन करता है, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। यानी कि 12th का आपका ये बिल्कुल सही है। किसने? चाणक्य ने। किसने? विष्णुगुप्त ने, जिसे कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और ग्रंथ को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। चाणक्य नाम भी बोल दिया जाता है इनको। चले, ये अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं इस पे। यूपीपीसीएस 1994 का, काफी पुराना है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? देखो, यूरोप में मैकियावेली की वही वैल्यू है जो भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की है। मैकियावेली ने प्रिंस लिखा है, जो वो भी आपका एक स्टेट या पॉलिटिकल चीजों से संबंधित आपका डॉक्यूमेंट है, प्रिंस, जिसे मैकियावेली के प्रिंस से के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। और मैकियावेली जो यूरोप का एक पॉलिटिकल साइंस का विद्वान था, जिसने ग्रंथ प्रिंस लिखा है, आपके सामने देख कैसे राजा होना चाहिए, उससे संबंधित है, तो उसी से तुलना की जाती है। यानी कि 13वें का आंसर आपका बी बी बी, बॉम्बे 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 बॉम्बे, आपका बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई, किसके शासनकाल में डेमेकिसस भारत आया था? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। डेमेकिसस भारत आया था। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? अशोक? नहीं भाई, बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखना। किसके शासनकाल में डेमेकिस भारत आया था? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत बनाकर डेमेकस को भारत भेजा था। और इस डेमेकस के साथ बिंदुसार की काफी वार्तालाप हुई हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित हुए थे दोनों के बीच में। और खट्टे फल अंजीर जो होता है, खट्टे फल अंजीर को लेके कुछ दोनों के बीच में व्यापारिक समझौते भी देखने को मिले थे बिंदुसार के डेमेकस के साथ साथ। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और एक बात और बता देता हूं, बिंदुसार को एक चीज के लिए बहुत जाना जाता है कि इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के लिए अपने बेटे अशोक को भेजा था। ध्यान रखिएगा, अपने बेटे अशोक को भेजा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ चुके होंगे। और बिंदुसार को इतिहास में अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था।
ये क्वेश्चन बेटा वाकई में महत्वपूर्ण है। तो मौर्य वंश के महल आप देखोगे ना, तो वो आपके लकड़ी जो होते हैं, लकड़ी के बने हुए थे। और मुख्यतः चंद्रगुप्त का महल जो था लकड़ी का था, आपका ध्यान रखिएगा। बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र में एक जगह है बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र में ही है। वहां से इसके अवशेष मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के महल लकड़ी के जो थे उसके हम लोग के साक्ष्य देखने को प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र में ही। 15वें का आंसर सी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश में जो लकड़ी के महल बने होते थे, मुख्यतः चंद्रगुप्त का नाम तो आप ध्यान में रखेंगे। तो जो लकड़ी के जो घर थे वो पाटलिपुत्र में देखे गए। तो पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग और दूसरा कुम्भलहार, ये दो ऐसे अवशेष हैं यहां पर लकड़ी के महल देखे गए, जिसके अवशेष हमें प्राप्त हुए। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं बुलंदी बाग और कुम्भलहार में लकड़ी के महल देखे गए, और ये दोनों पाटलिपुत्र में हैं। और ये कुम्भलहार किस स्थल से है? तो सिंपल सी बात है, पाटलिपुत्र हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 16वें का आंसर आपका बॉम्बे आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये 3 ऑप्शन देखोगे ना कहीं से ऑप्शन आपको श्रावस्ती, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। कपिल वस्तु यानी कि लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म। और वैशाली की कहानी तो नगर वधु के रूप में फेमस आम्रपाली की स्टोरी आएगी। आम्रपाली जो नगर वधु के नाम से फेमस हुई थी गौतम बुद्ध के समय, चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। भाई फिर से चीज रिपीट हुई है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि आंसर लगा लीजिएगा। 1 मिनट, क्या लगाओगे आप लोग? पाटलिपुत्र बिल्कुल 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 सही है, यानी कि राइट ऑप्शन बॉम्बे बी। 18वें पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बिंदुसार? बिल्कुल नहीं। और कुणाल इतना ताकतवर था ही नहीं। तो सबसे पहले अगर ध्यान रखिएगा, वो बोल रहा है दक्कन की विजय यात्रा प्राप्त की थी, तो वो था चंद्रगुप्त। आपका नाम अशोक भी आ रहा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अखंड भारत जो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत का कुछ राज्य इसमें शामिल नहीं था, लेकिन शुरुआत तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा, क्योंकि इसी ने अपने बच्चों को अखंड भारत पूरा का पूरा दिया था, दक्षिण भारत तक। दक्षिण भारत यानी कि दक्कन, और दक्षिण भारत में केरल हो गया, चेर हो गए, पांड हो गए, चौल के कुछ राज्य जो थे इनके नियंत्रण से बाहर थे। यहाँ तक कि श्रीलंका भी कब्जे में नहीं था, और श्रीलंका को ताम्रपर्णी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो शुरुआत तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर दी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। भाई बिंदुसार तो इतना बड़ा लड़ाकू था ही नहीं कि उसमें वो दक्षिण भारत गया हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन है ही नहीं है, और डी इतना ताकतवर था ही नहीं। तो आपको बी और ए में से लग रहा होगा, तो पहले बी पे जाइएगा। चलिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, भाई किस शासक ने पहली बार बोल रहा है? मान लेते हैं, एक बार मैप बनाते हैं हम लोग। ये बीच वाला हिस्सा मालवा है, और ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। इतने सर्किल वाली की बात कर रहे हैं, पहली बार जीता। हर्ष तो बहुत बाद है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, ये तीनों, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये तो बाद में इन क्षेत्रों पर राज किए हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त जो था
वो मालवा गुजरात और मालवा गुजरात महाराष्ट्र पे अपना राज्य स्थापित कर चुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अखंड भारत में तो सब कुछ शामिल था। और गुजरात तो ध्यान में रखिएगा, गुजरात से बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख जो होगा ना आपको आगे देखने को मिलेगा। जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात सौराष्ट्र से संबंधित है, जूनागढ़ जो कि आपका गुजरात में है, तो उस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि सर्वप्रथम वहां पर सुदर्शन झील की शुरुआत भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है सुदर्शन लेक, ध्यान रखिएगा। और इस सुदर्शन लेक को प्रारंभ बनाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा की गई थी। पुष्यगुप्त के द्वारा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। और गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सुदर्शन लेक भी हुआ करती थी, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा, इनका राज्यपाल था पुष्यगुप्त। ठीक है, आगे चल के इस झील का समय समय पर इसको पुनः उद्धार किया गया। कुछ राजनीतिक पहलुओं के चलते इस झील का काफी महत्व रहा है प्राचीन भारत के इतिहास में। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो गुजरात में मालवा पे और महाराष्ट्र पे सबसे पहले आए तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा। यानी कि 19 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभिलेख ये प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। भाई रिपीट हो रही चीजें, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र जैसी चीजें, यही तो पश्चिम है। और ये जानकारी हम लोग को जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात का, सौराष्ट्र का जूनागढ़ अभिलेख, और ये किसका था? रुद्रदामन का। ये भी ध्यान रखिएगा, आगे कनिष्क वनिष्क पढ़ोगे ना, मिड एशियाई से इंडो ग्रीक, तो रुद्रदामन का नाम आएगा भाई। और रुद्रदामन भी सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ एक नाम मिलेगा आपको, हम जानेंगे यार, धीरे धीरे चलते हैं। यानी कि 20वीं का आंसर पश्चिम प्रभाव अगर चंद्रगुप्त का था तो वो हम लोग को सी ऑप्शन से देखने को मिलता है। ठीक है, कलिंग हो ही नहीं सकता, कलिंग तो अशोक से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेल्यूकस निकेटर, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? भाई सेल्यूकस निकेटस वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, निकेटर हारेगा। सिकंदर ने, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था, मकदुनिया का राजा था अलेक्जेंडर। मैसेडोनिया को ही मकदुनिया बोला जाता है, यूनान में एक जगह है। उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया। और सेल्यूकस निकेटर जब लड़ने गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो बेधड़ाम तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर का परास्त कर दिया और वो मजबूर हो गया अपनी जान बचाने को लिए, बताते इतिहास की बेटी को विवाह करना पड़ गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति के साथ आप कौन बनेगा करोड़पति नहीं बोल सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। भाई गुजरात यानी कि पश्चिम, और पश्चिम जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, बोलो हाँ। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 323 से 184 ईसा पूर्व तक इतना बड़ा साम्राज्य मौर्य वंश चला है। तो वो बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा 305 में। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई जो हुई है ना, जो मुख्य रूप से सेल्यूकस निकेटर से देखने को मिलती है, इतनी बात। और सिकंदर की आपने देखो कुछ दिनों पहले टीवी पे पोरस नाटक आता था,
पोरस का युद्ध हुआ था किससे? पंजाब का पोरस, पुरू पोरस जो था, उसकी लड़ाई हुई थी सिकंदर से। और सिकंदर ने हरा, बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, इसमें पोरस हारा था, लेकिन पोरस ने इतना भयानक सामना किया कि सिकंदर भी डर गया था। और बाद में सिकंदर ने उसके राज्य जो छीने वो वापस भी कर दिए थे, उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ। तो सिकंदर की लड़ाई देखोगे ना तो वो पोरस से होगी। झेलम नदी का किस्सा याद करिएगा, चर्चा करेंगे हम लोग, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, हम लोग करेंगे आपके साथ। अभी तो ये देखिएगा, दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से, उसकी मृत्यु के समय। भाई कनिष्क ने इतना बड़ा राज्य बनाया ही नहीं है। समुद्रगुप्त, उसके दक्षिण भारत अभियान है, तो फिर उत्तर क्यों दिखा रहे हो, पूरब क्यों दिखा रहे हो? अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक देखिएगा, ये पूरा का पूरा भारत समेट लिया इन्होंने, दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ के। तो सबसे पहले इतना बड़ा जो देख रहे हो ना, वो आपका मौर्य वंश का नाम आएगा। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपका ध्यान रखना, अशोक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका अशोक बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने लगा लिया होगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध, यानी कि 3 शब्द, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी? यानी कि करुणा होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, धम्म की नीति होना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं, अहिंसा नहीं, नफरत की नीति नहीं होना चाहिए। और नफरत की नीति, लड़ाई की नीति कहलाती है भेरी घोष। भेरी घोष को समाप्त करके इन्होंने धम्म घोष की स्थापना करी, और ये करने वाले थे आपके अशोक। और ऐसा कब किया उन्होंने? जब उन्होंने कलिंग लड़ाई, इतिहास में कलिंग उत्कल की लड़ाई लड़ी थी दया नदी के समीप। और कलिंग लड़ाई इतनी मशहूर है आपकी, जो आपने देखा होगा अशोक से संबंधित है। उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है 13वें अभिलेख के बाद। फिर इन्होंने धम्म की नीति अपनाई और जगह जगह धम्म महामात्य नियुक्त किए थे अशोक ने। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी से संबंधित है तो ये सबसे पहले अशोक से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आई होगी। जल्दी ही हम इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को भी आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इतने समय में 40-50 मिनट में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आपका फ्रेंड सतेंद्र, जीएस वाला में सभी का स्वागत है। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।